Good morning, students. How are you? Good morning to all of you. चलिए, पिछले लेक्चर में हम आपको बतलाए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरा प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उस पर कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था। आज हम चौथा प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं और चौथा प्रॉपर्टीज है मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ हिमांक का अवनमन। अवनमन मतलब घट जाना। अब रही बात कि हिमांक बिंदु किसे कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कहता है कि कोई भी द्रव जिस ताप पर जमने लगता है या वह अपना ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस टेम्परेचर को ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर जमता है और इसी निश्चित ताप को उस द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। इसीलिए हम आपको लिखा है कि प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर जमता है और इस निश्चित ताप को उस द्रव का हिमांक बिंदु कहा जाता है। अब हम पहले भी पढ़े हुए हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वह सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ हम इसलिए लिखे हैं कि इस ताप पर ठोस तथा द्रव दोनों का जो वाष्प दाब है वह बराबर हो जाता है। और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का वाष्प दाब सॉल्वेंट के वाष्प दाब की अपेक्षा कम पाया जाता है। इसलिए सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट की अपेक्षा कम होता है। और इन दोनों फ्रीजिंग पॉइंट के अंतर को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, जिसे हम डेल्टा टीएफ द्वारा निरूपित करते हैं। अब रही बात, ये तो हम आपको हिंदी में लिखा दिए, इसी चीज को हम यहाँ आपको इंग्लिश में भी लिखे हैं कि एवरी लिक्विड फ्रीजेज एट सर्टेन टेम्परेचर which is known as its freezing point. At this temperature, vapor pressure of the solid and liquid becomes same, and we know that the vapor pressure of solution becomes less than the solvent. Therefore, freezing point of solution becomes less than the freezing point of solvent, and the difference of these two freezing points is known as depression in freezing point, and it is represented by delta TF. That's clear? लेकिन इस चीज को हम ग्राफ द्वारा समझेंगे। ग्राफ द्वारा आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। चलिए इसको, इसी चीज को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग को हम ग्राफ द्वारा समझते हैं। हम यहां ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके किसके बीच, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ कीजिए। ये मेरा टेम्परेचर है और ये मेरा वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर मीन्स वाष्प दाब। और आप पहले से भी जान रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की अपेक्षा कम होता है। ये आपका सॉल्वेंट का ग्राफ है और नीचे आपका सॉल्यूशन का ग्राफ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जब डिक्रीज करेंगे तो ये जो आपका है यह ठोस में परिवर्तित होने लगेगा। ये सॉलिड का ग्राफ है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये इस बिंदु पर आके काट, यानी कहने का मतलब ये
सॉल्यूशन इस बिंदु पर ठोस हो रहा है और सॉल्वेंट इस बिंदु पर ठोस। अब इस दोनों को हम टेम्परेचर ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। ये मान लीजिए T1 है, ये मान लीजिए T2 T0 है, और इसी दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट के अंतर मतलब हुआ डिफरेंस, इसी दोनों के डिफरेंस को, फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो डेल्टा TF, इसको हम डेल्टा TF द्वारा निरूपित करते हैं। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? T1 माइनस Tg। और T1 किसका आपका फ्रीजिंग पॉइंट है? सॉल्वेंट का। इसका मतलब हो गया T सॉल्वेंट माइनस T सॉल्यूशन। दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट को आप घटा दीजिए तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो ये था आपका ग्राफ द्वारा हम आपको समझाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के संबंध में रॉल्स ने 2 नियम दिया था। कौन कौन सा नियम दिया था? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रॉल्स लॉ ऑफ Raoult's law of force। Depression in freezing point। हिमांक के अवनमन के लिए रॉल्स का नियम। सही है। चलिए, रॉल्स ने 2 नियम दिया था। पहला एक एक करके जरा सा हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम में ये कहा कि यदि किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में आप डालते हैं और सॉल्वेंट में डालने के फलस्वरूप जो हिमांक में अवनमन होता है वह घुल के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। मतलब कि यहाँ हम कह रहे हैं कि सपोज मान लीजिए डेल्टा TF है, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CF। घुल को डालने के फलस्वरूप जो हिमांक में अवनमन हुआ, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, वह घुल के सांद्रण का कंसंट्रेशन का सीधा समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइएगा तो एक नियतांक आएगा आपका KF इंटू CM। और आप पहले से जान रहे हैं कि CM कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। तो मोलालिटी का मेरा फॉर्मूला है 1 गुना 1000 बटा B गुना W। अब इसी को हम वैल्यू रख देते हैं तो मेरा हो जाएगा डेल TF इक्वल टू KF इंटू A गुना 1000 बटा B गुना W। इसी फॉर्मूला पर हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो कहने का मतलब पहले इसका प्रथम नियम क्या है तो उसको जरा लिख लेते हैं। When solute is
dissolved in the solvent, then there is the depression in freezing point, delta TF, which is directly proportional to their concentration. सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब किसी घुल्ल को किसी सॉल्वेंट में घोलते हैं तो जो हिमांक में अवनमन होता है वह घुल्ल के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। तो ये था हमारा रॉल्स का पहला नियम कि यदि किसी घुल्ल को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो हिमांक का अवनमन होता है डेल्टा TF, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो एक नियतांक आया KF और CM इज द मोलालिटी, और मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हैं A गुना 1000 बटा B गुना W। तो मेरा फाइनल जो फॉर्मूला आया डेल्टा TF बराबर KF गुना A गुना 1000 बटा B गुना W। अब न्यूमेरिकल्स बनाने के क्रम में ये क्या क्या चीज़ है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल कर देते हैं। तो यहाँ आप हेयर दे के आप लिखिए, यहाँ लिखिए आप जरा सा हेयर। डेल TF जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, KF है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। ए है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ घुलने की मात्रा। बी है आपका सॉल्वेंट की मात्रा। और छोटी W है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। घुल्ली का आणविक द्रव्य। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला का उपयोग करना है न्यूमेरिकल्स बनाने में, जहां डेल्टा TF है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। KF है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। A है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल्ली की मात्रा। B है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स घोलक की मात्रा। और W है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। इस फार्मूला से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए रॉड्स का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का दूसरा नियम। चलिए सेकेंड नियम है आपका रॉड्स का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है आपका रॉड्स का सेकेंड लॉ है आपका कि अगर 3 कंटेनर लें, 3 अलग अलग कंटेनर ले लेते हैं। ये आपका एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ये आपका दूसरा कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये आपका तीसरा कंटेनर है। और तीनों कंटेनर में एक ही प्रकार का हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, एक ही प्रकार का सॉल्वेंट तीनों कंटेनर में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ही प्रकार का सॉल्वेंट हम तीनों कंटेनर में लिए, और इसमें मान लीजिए हम ले लिए 5 ग्राम NaCl, इसमें हम ले लिए आपका 5 ग्राम ग्लूकोज, इसमें ले लिए हम 5 ग्राम NaOH। 3 अलग अलग कंटेनर है, एक प्रकार का ही सॉल्वेंट है, लेकिन तीनों कंटेनर में सॉल्यूट की सम आणविक मात्रा है, यानी समान मात्राएं हम तीनों घोल में लिए। तो जो हिमांक में अवनमन हुआ, मान लीजिए पहला कंटेनर में हिमांक का अवनमन हुआ डेल्टा TF1, दूसरे में हुआ आपका डेल TF2, तीसरे में हुआ आपका डेल TF3। तो रॉड्स के सेकंड नियम के अनुसार यदि विभिन्न पदार्थों की समान मात्राएं एक ही प्रकार के घोलक की एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाए, तो सभी घोलों में हिमांक का अवनमन समान होगा। इसका मतलब हुआ रॉड्स के नियम के अनुसार डेल TF1 इक्वल टू डेल TF2 इक्वल टू डेल TF3, यानी तीनों घोलों में हिमांक का अवनमन समान होगा। यही था मेरा रॉड्स का नियम। तो कहने का मतलब है कि यदि विभिन्न पदार्थों की समान मात्रा को
अगर एक ही प्रकार के सॉल्वेंट की एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोलते हैं तो सभी घोलों में क्वथनांक का उन्नयन समान होगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं, इफ different if equimolar amount of different substance is dissolved in same amount of solvent, then depression in freezing point in all solution become, सभी घोलों में आपका हिमांक का अवनमन सॉल्यूशन बिकम सेम, यानी कि आपका समान होता है। यहाँ लिखिएगा, यदि विभिन्न पदार्थों की समान मात्राएं एक ही प्रकार के घोलक में एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाए तो सभी घोलों में हिमांक का अवनमन तो यह था कि यदि विभिन्न पदार्थों की समान मात्रा को एक ही प्रकार के घोलक की एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाए तो सभी घोलों में आपका हिमांक का अवनमन जो है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो सभी घोलों में एक समान होगा। तो ये था रॉल्स का दूसरा नियम। तो आज मैंने आपको बतलाया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें हम रॉल्स का दो नियम का चर्चा किए, पहला नियम और दूसरा नियम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।